यदि हम सेंसिटाइज कर सकें अथॉरिटीज़ को कि बहुत कुछ नेशनली चल रहा है, सिर्फ ज़रूरत है हम कदम से कदम मिला करके सारी स्टेट यूटीज़, जो एकेडमिशियंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं एकेडमिक्स के, जो ऐसी एसोसिएशन हैं जैसे हम सब मिल के कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करें, डिस्कस करें, ऐसे डिस्कशंस करें तो कुछ रास्ता और समाधान निकलेगा। तो इसी कड़ी में हम NCHP एक्ट पे आंसर आया नहीं है, फिर पूछता हूँ एक बार, कोई और डेलीगेट जो NCHP एक्ट पे कुछ जानता है तो बताए। ठीक है, NCHP एक्ट मैंने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ, क्या डिमांड थी, ऐसा क्या कानून है ये बेसिकली जितने भी हेल्थ केयर रेगुलेटर हैं इंडिया में, उनमें प्रीडोमिनेंटली 5 से 6 हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जिस्ट करती थी, और ये कोई ऐसा किसी नाराज़गी और शिकायत का इशू नहीं हो सकता कि हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें तो कोई जानता नहीं है। टाइम के हिसाब से प्रोफेशन ग्रो करते हैं, वो फ्रेटर्निटी कितनी एक्टिव है, कितनी समझ रखती है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी लीडरशिप की, उनके एकेडमिशियंस की, फैकल्टी भी लीडर हैं अपने एरिया में, तो जो वहाँ के वो सब डिपेंड करता है किसी फ्रेटर्निटी के आगे बढ़ने का रास्ता उससे तय होता है। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइमरी हेल्थ केयर आया, डॉक्टर्स आए, नर्सिस आए, कुछ और सेगमेंट आए, लेकिन 1948, 47, 52, 53 इस दौरान बस कानून बन गया आज़ादी के बाद, और जो उनको दिखा कानूनी रूप से कि हेल्थ केयर में ये लोग काम करते हैं, तो वो एस्टेब्लिश होता चला गया। और फिर जुबान पे ऐसे ही आ गया कि हेल्थ केयर में 2-3 कोट नहीं करूँगा, लेकिन 2-3 के अलावा कोई किसी को जानता नहीं था। कुछ को जानने इसलिए लगे वहाँ कानून था, जैसे फार्मासिस्ट हैं उनके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत पहले से, नर्सिंग का था नर्सिंग काउंसिल है, डेंटल के लिए डेंटिस्ट की काउंसिल है, आयुष की कैटेगरीज के लिए भी गवर्नमेंट ने बाद में काउंसिल एस्टेब्लिश कर दी। हेल्थ के रेगुलेटर आए, मजबूरी बस उनको सुनना ही था, वो कानूनी संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट बनाती है उनको। बट अब इनके बारे में क्या, जो ये 50 कैटेगरीज अब आप निकाल के लाई है पूरी सरकार कि 56 कैटेगरीज के लिए हमने एक कानून बनाया है, तो कोई सोच सकता है, आपके हॉल में से कोई बता सकता है 10 कैटेगरीज के भी नाम लेने मुश्किल होते हैं हेल्थ केयर में, अदर देन दिस 5 लीडिंग कैटेगरीज। तो जब आपको इतना मुश्किल है कि अभी तो 56 के हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ को नाम क्या 10 के भी नहीं होंगे, कितना डेलिब्रेट इशू है, कितना सेंसिटिव इशू है, कितना लेंथी डिस्कशन चाहिए इस पे स्टेक होल्डर के साथ कि उसको इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता ये कौन है। अभी यहाँ है, सुबह से मैं प्रेस को जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उनको ब्रीफिंग दे रहे थे, तो वो कहते हैं सर पैरामेडिकल। उनको मैंने एक ही बात 10 बार एक ही चीज़ बताई, नहीं अब पैरामेडिक्स नहीं है। कहते सर वो बोल रहे थे, मैंने कहा वो बोल रहे थे, हम तो नहीं बोल रहे ना, वो यहाँ हैं, हमें जितना। तो अब पैरामेडिक्स जो है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हो चुके हैं। वो अलग बात है कि स्टेट अथॉरिटीज़ को अभी उनके दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस डेवलपमेंट। तो ये सारे सीक्वेंस वाइज चलते हैं, बहुत सारे मेरे फ्लो में चीज़ें नहीं चलेंगी तो आपके लिए भी मुश्किल होगा समझना। तो NCHP एक्ट का प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि हम इन जो रिमेनिंग कैडर्स थे हेल्थ में, जो टाइम के अकॉर्डिंग फिर ग्रो करते चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टाइम में अल्ट्रासाउंड नहीं आता रहा होगा, जो पुराने मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं दे आर अवेयर अबाउट कि रेडियोलॉजी में कुछ जो बेसिक पैरामीटर थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड बाद में आया। उसके बाद इमेजिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टूल आए। लैब साइंसिस में बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आज से 30 साल 40 साल पहले नहीं रही होंगी। हमारी जो इससे पहले के लोग थे उन्होंने जो काम किया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आज हमें नहीं मालूम उन सब चीज़ों का। तो ये सब टाइम के हिसाब से कैटेगरीज डेवलप हुई, नीड डेवलप हुई, हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी जो रिवैम्पिंग हुई, डेवलपमेंट हुई, उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड शुरू हुई। किसी टाइम में आप याद करें कि एक ही आदमी सारे काम कर लेता था। इवन यदि मैं लैब की बात करूँ वो एस्टेब्लिश एरिया, लेकिन लैब के लोगों को, लैब में जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो साइंटिस्ट हैं, पता लग गया वो एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट ने उन्होंने डायलिसिस में फिट कर दिया, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने कार्डियोलॉजी में कर दिया, किसी तीसरे ने न्यूरोलॉजी में कर दिया। बेसिक ट्रेनिंग क्या थी? बेसिक तो आपने BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लैब साइंसिस पढ़ाया था। ऐसी रेडियोलॉजी वाले किसी को उनको समझ नहीं थी, उन्होंने अपॉइंट किया रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, बाद में काम कर रहा है किसी बड़े सेंट्रल हॉस्पिटल में, किसी और ही डिपार्टमेंट में। उसकी भी ज़िंदगी बेचारे को उसको नहीं पता मैं क्यों क्या पढ़ के आया था। 30 साल बाद सब भूल जाते हैं, क्या पढ़ा क्या लिखा, नौकरी के साथ जुड़ जाते हैं सब, और कहाँ ये सब चीज़ें बात सामने आएंगी। तो ये सब ज़रूरतें हुई, कैडर बने, स्ट्रेंथ बनी, नंबर बढ़े, कुछ कोर्सेज भी डेवलप हुए। जैसे प्रीमियर तौर पे 3 इंस्टीट्यूशन लीड किया, PGI चंडीगढ़, जिपमेर और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, तो उन कोर्सेज की भी संख्या बढ़ी। लेकिन बावजूद इसके डिफाइन रोड मैप नहीं बना, कोई कानूनी रूल नहीं बना। जैसे फार्मासिस्ट के लिए एंट्री आपकी डिफाइन है, आपको पता है कि
कोई कोर्स चला के तो दिखाए, 10+2 विद साइंस लिखा है तो उसके बगैर तो कोई डिप्लोमा चल ही नहीं सकता। चलेगा तो फार्मेसी काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग, जो उनका एक्ट है, जो पनिशमेंट क्लॉज है, जेल में जाएगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा था नहीं। यहाँ तो आप सर्टिफिकेट MLT चलाएं, डिप्लोमा चलाएं, डिग्री चलाएं, पोस्ट डिग्री चलाएं, MLS कह के चलाएं, MLT कह के चलाएं, कुछ और नाम भी रख लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और बहुत देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट की मर्जी ये है कि वो कुछ भी चला रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये थी एक एकेडमिक साइड की प्रॉब्लम। नौकरी में आने के बाद, नौकरी से पहले की प्रॉब्लम स्टूडेंट की। पेरेंट्स पूछते हैं जी एडमिशन करा दो, इसमें नौकरी मिल जाएगी। पेरेंट्स को तो पता नहीं, जिससे पूछ रहे उसको भी नहीं पता है। हम जैसे लोगों से भी पूछते हैं, वो भी कहते देख लो ट्राई करके, शायद इसमें मिल जाए। तो कोई क्लियर आंसर नहीं था किसी के पास, ना स्टूडेंट के पास, ना फैकल्टी पढ़ाने वाले के पास कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये क्या बनेगा, और ना ही फिर उस यूनिवर्सिटी के पास जो बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन दे रही है, ना ही फिर उसके आगे जब जॉब मिलती है तो जॉब में एडवर्टीजमेंट आती है। राजस्थान ने कुछ एडवर्टाइज़ किया, हिमाचल ने कुछ किया, हरियाणा ने कुछ किया, दिल्ली ने कुछ किया, प्रोफेशन एक है। आप फार्मेसी में, मेडिसिन में तो नहीं करते ना ऐसा। कभी आपने MBBS का देखा, हिमाचल का MBBS कुछ और बनेगा, या किसी और डिग्री में ऐसा पाया कि वहाँ की MBBS तो 2 साल की, हमारी तो 1 साल की, या वहाँ की 5 साल की, ऐसा नहीं होता ना। तो ये वजह थी कानून को हम सालों से जो स्ट्रगल कर रहे थे, और ख़ासतौर से इस फोरम से जुड़े लोग, हम पिछले 12-15 साल से जो लगे थे संघर्ष में। हम जैसे करीब 50 एसोसिएशन देश में और हैं जो अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, हम अकेले नहीं हैं, बट हम ज्वाइंट हैं। ये एक हमारी यूनिकनेस है, ये हमारी एक आइडेंटिटी अलग है इस मामले में, कि हम 5 नेशनल जो एसोसिएशंस थी डिफरेंट एरिया की, शुरू में वो जुड़े, छोटे छोटे एसोसिएशन जुड़े और कोशिश की। और अब जो डेवलपमेंट है, जिसका ये टाइटल से बात हो रही थी, NCHP एक्ट आया, करीब हमसे पहले 40 साल संघर्ष हुआ, 10, 12, 15 साल हमने भी किया। तो फाइनली देश में जो पहली बार आज़ादी के बाद, ये आज़ादी क्या, पहले ही कानून नहीं था, लेकिन उसके बाद की भी बात करूं तो ये कानून नहीं था। और अब इस कानून के बनने के बाद उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अब तक की ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले की कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था कि हम बहुत स्ट्रांगली गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन और डिस्कशन में थे कि किसी भी हाल में इस बिल को पास करो। हमारी हर कॉन्फ्रेंस का एक कोर इश्यू होता था, और ऐसा ही मेरा एक टॉक भी होता था, शायद PGI चंडीगढ़ में आप लोगों ने अटेंड किया हो। तो हमारे कॉन्फ्रेंस में कहते थे यार कैसे भी कानून बन जाए। तो ये तो अच्छी बात है कि अगली कॉन्फ्रेंस में हम कुछ सामने है हमारे पास, कि अब तो देश में जब 40, 50, 60, 70 साल से जो स्ट्रगल था इन फ्रेटर्निटी का, इन कैटेगरीज का, अब कानून है। तो अब कानून से क्या जादू होगा। तो कानून बनने के बाद ये बाइंडिंग हो जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट पे कि वो उस कानून के तहत एडमिशन होंगे, उस कानून के हिसाब से करियर पाथवे होगा, उस कानून के हिसाब से ही आपका टाइटल प्रोटेक्ट होगा। यदि कानून में लिखा है कि नोटिफाइड है गजट ऑफ इंडिया में एक्ट के अकॉर्डिंग कि ये टाइटल होगा इस कैटेगरी का, रजिस्ट्रेशन हुआ, फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी यदि एक्ट में लिखा है और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और लैब का आदमी लैब खोल करके कहता मैं भी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो उसको जेल जाना पड़ेगा 6 महीने, और पनिशमेंट अलग, मतलब और प्रोविजंस और बहुत सारे होंगे। तो टाइटल प्रोटेक्शंस, जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, सीनियर बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, बहुत सारे टाइटल प्रोटेक्ट हैं कानून से। तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस होगा प्रैक्टिस करने का, जो हमें पढ़ाया सिखाया जाता है उसका स्कोप डिफाइन होगा। एंट्री से यदि बात करूँ स्टूडेंट से, तो कोर्स का नाम तय होगा, कोर्स की ड्यूरेशन तय होगी, कोर्स का कंटेंट तय होगा, कोर्स के फैकल्टी की कंडीशंस तय होंगी। फैकल्टी कोई भी नहीं बन सकता, पर आपने BSc कराया था, BSc वाला BSc कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज स्टूडेंट से जुड़ के यदि हम चलें, स्टूडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़िए, बल्कि स्टूडेंट भी छोड़िए, उनकी मनमानी, इंस्टीट्यूट चलाया, उनके पास बेसिक स्टैंडर्ड नहीं थे, इंस्टीट्यूट को कंट्रोल किया जाएगा कानून से। यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चला दिया, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूवल नहीं दी, रिकग्नाइज नहीं किया, तो आपका कोर्स फर्जी है। आपने शायद कुछ न्यूज़ कभी सुनी होंगी कि MBBS स्टार्ट हुआ किसी बैच में, और नेक्स्ट बैच में कुछ इश्यूज आए, और वो MBBS का पर्टिकुलर बैच भी कैंसिल हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पहले MCI थी और आज की डेट में नेशनल मेडिकल कमीशन है। तो ऐसे ही जब हमारा भी एक कमीशन नेशनल लेवल पे बन चुका है, और वो कमीशन जो बना है वो इस एक्ट के अंडर बना है, NCHP एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 एक्ट उसको बोलते हैं, जब वो नोटिफाई हो जाता है, कानून बन जाता है। इससे पहले था बिल, इस पिछली कॉन्फ्रेंस में वो बिल ही था, जब तक पास नहीं हुआ था 18 में। तो इस विषय में मेरे ख्याल से काफ़ी मैंने आपको बता दिया कि ये एक्ट क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या थी, ये पास हो चुका है।
इसके फ्यूचर जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जो रियलिटीज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट आएगा, अब उस तरफ थोड़ी बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन भी बना दिया, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने यदि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया उस फ्रेमवर्क को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्टैंडर्डाइज करे किसी चीज़ को। कंटेंट ऑफ कोर्सेज हमारा पिछले 4 साल से 5 साल से रेडी है। काउंसिल थी नहीं, कमीशन था नहीं, लागू कोई यूनिवर्सिटी करती नहीं थी। वो कहती थी कि ठीक है, एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट द पावर टू इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज, हम क्यों करें, दिल्ली चलाए, कोई और चलाए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलाए, हमें क्या लेना। हम भी मीटिंग करते थे, हम बड़े दुखी होते थे कि कोर्स का स्टैंडर्ड बन गया, कोई मान नहीं रहा इस चीज़ को। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग एरिया के, ये उस टीम में 2 साल 1.5 साल तक लगे रहे, कोर्सेज डेवलप हुए। हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिक्वेस्ट किया कि आप सारे स्टेट को बोलो कि एक जैसा कोर्स चलाएं, सारे स्टेट को रिक्वेस्ट करो कि वो एक नाम के कोर्स चलाएं, सारे स्टेट को रिक्वेस्ट करो कि वो यूनिफॉर्मिटी लाएं नोमेनक्लेचर में कोर्सेज के। कोई बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, कोई बीएससी एमएलटी, कोई बीएमएलएस, कोई बीएससी एमएलएस, कुछ भी लिख देते हैं और फिर सेंट्रल का जो करिकुला है वो साइट पे अप्रूवल करिकुलम अपलोड है, कोई नहीं फॉलो कर रहा था। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। अब जैसे ही रूल फॉलो होंगे, दे विल बी, जैसे ही ये कमीशन टेक ओवर करेगा सारी चीज़ों को, जैसे ही उसकी नेशनल काउंसिल काम करेंगी, जैसे ही स्टेट काउंसिल फंक्शनल होंगी, तो स्टेट काउंसिल पे भी एक्शन होंगे सेंट्रल काउंसिल की तरफ, सेंट्रल कमीशन की तरफ से, नेशनल कमीशन की तरफ से, और बहुत सारे दूसरे पेनल्टीज क्लॉज भी होंगे जिसमें बहुत कुछ होगा, जेल तक भी लोग जाएंगे। कानून ऐसे ही होता है, कानून की ये ज़रूरत होती है। तो इससे बहुत कहते हैं ना दुर्गामी और एक तरह से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट आएगा फ्रेंडलिटी पे। अभी बहुत कुछ है, अभी हम इनमें भी एक डिस्कशन शुरू करते हैं तो सर हमारे यहाँ तो अनपढ़ लोगों को नौकरी दे दी जाती है। अब उसकी डिक्शनरी में अनपढ़ कौन है? हमारे बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ जाते हैं ना। वो पीएचडी है तो वो कहता है बीएससी वाले भी कुछ खास पढ़े नहीं होते, उसकी नज़र में बीएससी भी कोई खास नहीं है। बीएससी वाला है वो कहता है डिप्लोमा सही नहीं है, डिप्लोमा है वो कहता है सर्टिफिकेट है, जिसने सर्टिफिकेट कर लिया वो कहता है सर ये तो एक्सपीरियंस पे 20 साल में बना दिए थे, इनका क्या है। ऐसे इंस्टीट्यूशन, और मैं देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में बता रहा हूँ आपको ये हाल, जो बहुत बड़े नाम के साथ चल रहे हैं, वहाँ पे हालत ये है ह्यूमन रिसोर्सेज की, किसी ज़माने में बिना ही पढ़ाई लिखाई के उन्होंने एंट्री कराया। बट आज हम थोड़ा ही एडवोकेट कि हम इन सब चीज़ों को फिल्टर अप करेंगे, अब कानून करेगा। एसोसिएशन तो वैसे भी ये सब चीज़ कर नहीं पाती। एसोसिएशन को कोई लीगल मैंडेट थोड़ा ही है कि मैं किसी की क्वालिफिकेशन चेक करके कहूँ इसको नहीं लेंगे उसको नहीं करेंगे। ये एम्प्लॉयर का, सरकार का काम होता है और कानून के हिसाब से होता है। तो इस वजह से इस कानून की ज़रूरत थी, और इसका फ़ायदा जो होने वाला फ्यूचर में वो ये होगा। आज ऐसा मत कहिएगा कि अगली कॉन्फ्रेंस में कहो सर पिछली बार तो बड़ी अच्छी बात बताई थी, कुछ हुआ तो नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। इसमें लगने वाला टाइम, क्योंकि अब तक स्ट्रगल था लॉ के लिए, कानून के लिए, सेंट्रल एक्ट के लिए। अब नेक्स्ट स्ट्रगल क्या है हमारा? नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड पे इतना चल गया ही तो अब करिए नेक्स्ट जी। कर लो। तो स्टार्टिंग यही थी कि ये कौन है, और इनके बारे में अभी सच बात यह है। फिर मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किन को है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहते हैं? कौन है ये लोग? क्योंकि अभी मॉर्निंग से यही तो डिबेट चल रही है। स्टेट अथॉरिटीज़ बोलती हैं हर जगह पे पैरामेडिक्स हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं। और फिर हम आंसर हो सकता है हमारे लोगों को भी ना पता हो कौन है फिर ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। डिबेट भी तो हो सकती है, डिस्कस और डिसएग्रीमेंट भी तो हो सकता है। इवन अथॉरिटी कह सकती है तुम तो कहते हो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, कहाँ लिखा है? तो लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है दे आर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। कौन कौन है वो भी कानून में लिखा हुआ है, बस उसको अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी जल्दी उम्मीदें हैं कि जल्दी इंप्लीमेंट हो तो फिर सबको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या लिखा है। तो ये देखिए, अब दिखाता हूँ आपको, कानून में है। ये कैटेगरीज हैं जो अब मेजर जो ग्रुप हैं, जो नेशनल कमीशन इस एक्ट का जो मैंने जिक्र, इस पर फिर पोस्ट कैप में फीडबैक फॉर्म आएगा। फिर आपको, यदि आपने ठीक से सुना होगा तो पूरा उसमें से प्राइज भी होंगे। हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे आज के सेशन में, लेकिन जब आप घर चले जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू एक क्विज आएगी, और मैं इससे ही जोड़ के आपको क्लियर कर दूं। और उस क्विज में आपसे इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे 20-30, और जो टॉप करेंगे उनको प्राइज़ घर पे ही भेज दिया जाएगा अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के साथ। ये एक इससे जुड़ा है, क्योंकि ये पर्पज़ यही अल्टीमेटली कि आप कुछ तो लेके जाए ना। ये साइंटिफिक में लिमिटेशन थी हमारे सेशन की। साइंटिफिक प्रोग्राम जो कल होने वाला है
इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन में हम काफ़ी कुछ नहीं कर सकते थे। पहला डे हमारा प्लेनरी टॉक्स को गया सारा। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो 5 एरिया को मिला के करी। अब उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं, यदि एक लैब साइंस की होती तो हम फुल डे साइंटिफिक 50 पेपर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ हमें 5-6 स्ट्रीम में डिवाइड करना है। और हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट डे हम उनको वो चीज़ बताएं जो कहीं नहीं बताई जाएंगी, जो उनकी सरकारी अथॉरिटीज़ को नहीं बताऊंगी। तो यदि वो डिस्कस करें तो उसके लिए पहला दिन है। कल का दिन जो है शिमला है, आपको भी रहेगा फटाफट क्लोज हो और हम भी जल्दी इधर उधर, तो वो भी क्लोजिंग भी फास्ट है। और उसमें भी हमने उसी टाइम में सारे सेशन को प्लान किया, बहुत मेटिकुलसली हमारे जो साइंटिफिक सेशन थे उनको प्लान किया सेपरेट हॉल में। तो ये लिमिटेशन इस कॉन्फ्रेंस की हैं कि हम डेलिब्रेट साइंटिफिक सेशन नहीं कर सकते कि 50 टॉक 50 साइंटिफिक पेपर एक्सेप्ट करें। 5-5, 6-6 पेपर जो थोड़े कमेटी ने एक्सेप्ट किए ओरल में, वो थोड़े बेटर थे, कंपेरेटिवली बेटर थे। तो इस वजह से ये लिमिटेशन रहेंगे कि पेपर बहुत सारे आप नहीं देख पाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आपकी रेस्पेक्टिव एसोसिएशन भी कराती है उस फील्ड की। साइंटिफिक सेशन के अभी बहुत कुछ मिल जाएगा गूगल से भी, क्योंकि आपके फील्ड में अब कोई लिमिटेशन नहीं है गूगल से। लेकिन ये एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी हम सबको भी क्लैरिटी नहीं है। यदि मैं भी आप दावा करूँ तो कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करेगा अथॉरिटीज़ उसको कैसे अंडरस्टैंड करती हैं और कितनी प्रियोरिटीज से लेती हैं। अभी हिमाचल स्टेट या किसी भी एक स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं, यदि उनको लगता होगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है, अब देश में कानून है, हमारी ये प्रॉब्लम होती थी तो इसका समाधान तो मिल गया है, कानून है, इसको इम्प्लीमेंट करो और रूल को नोटिफाई करो, सब कुछ तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बट यदि हम मंच से हम भी रोते रहे, चिल्लाते रहे जी कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और वो भी नहीं करते रहे, तो फिर आगे कुछ 10 साल तो लगेंगे या 5-10 साल। ये डिपेंड करेगा इसकी स्पीड, स्टेक होल्डर कितने अवेयर हैं, कितने अलर्ट हैं अपने प्रोफेशन को लेकर के, लीडरशिप कितनी एक्टिव है वो अपने इश्यूज़ को लेकर के। तो ये 10 कैटेगरीज हैं जो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन काउंसिल जो एक्ट के अंडर बनेंगी, उसमें से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक एरिया है फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल, इनका एंटायर एक काउंसिल होगा नेशनल लेवल पे। इसी फॉर्मेट को स्टेट को अडॉप्ट करना है फाइनली। जो सेंट्रल का मैकेनिज्म होगा इसको स्टेट की जो स्टेट काउंसिल्स होंगी वो अडॉप्ट करेंगी एंड फाइनली स्टेट काउंसिल विल फंक्शन। वो रजिस्ट्रेशन करेगी, वो इंस्टीट्यूशंस को अथॉरिटीज़ देगी कोर्सेज को रन करने की, उनका स्कोप डिफाइन किया जाएगा। तो वो जो नेशनल काउंसिल के एक तरह से जो स्टेट लेवल पे फंक्शनरी होंगे वो स्टेट काउंसिल्स होंगी, रजिस्ट्रेशन के बारे में, इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशन के बारे में, कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए, प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, प्रोफेशनल एथिक्स के लिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए, बहुत कुछ उसके अंदर होगा। इंस्पेक्शन ऑफ कोर्सेज है, एग्ज़ाम है, एग्जिट एग्ज़ाम है, एंट्री एग्ज़ाम है, सप्लीमेंट्री इश्यूज़। तो फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल का एक नेशनल काउंसिल, न्यूट्रिशनल साइंसेज जो हैं उनके लिए काउंसिल होगा, ऑप्थेल्मिक साइंसेज जो आई से जुड़े लोग हैं उनका एक अलग काउंसिल होगा नेशनल लेवल पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उनका एक अलग काउंसिल है, कम्युनिटी केयर एंड बिहेवियरल साइंसेज एंड अदर प्रोफेशनल उससे जुड़े कुछ ग्रुप हैं। ये 56 कैटेगरीज को 10 डिफरेंट ग्रुप में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सिमिलर टाइप ऑफ जो उनका स्कोप था उसको ध्यान में रखे। फिर है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड थेरेपेटिक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, ये वो हैं जो रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, प्लस रेडियोथेरेपी जो थेरेपेटिक को देखते हैं उनका जो एक ग्रुप है, इनका एक काउंसिल होगा। देन मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एसोसिएट, देन बायोमेडिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, ये कुछ मिसलेनियस ग्रुप हैं अलग अलग स्टेट में। मुझे नहीं लगता ये कुछ कट पेस्ट की वजह से भी ऐड हुआ होगा इतने बड़ा नंबर, लेकिन कुछ कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। ये भी एक इश्यू रहेगा इम्प्लीमेंटेशन में कि आपने 56 कैटेगरीज तो शामिल की, पर 56 क्या इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं? तब आपने कानून बनाया, तब आपने कट पेस्ट में कहीं से ले लिया, लेकिन वो क्या सच में प्रैक्टिकली वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ हर हेल्थ केयर सिस्टम और नॉट एट रूरल लेवल, कहीं पे भी देखिए, जब वो कैटेगरीज नहीं होगी तो उसका लाइसेंस किसको दोगे? तो ये इश्यू सप्लीमेंट्री चैलेंज गवर्नमेंट के सामने आने वाले हैं कि वो जब कहेंगे 56 कैटेगरीज तो दैट मीन्स 56 रजिस्टर हैं आपके, 56 डिवीजन है सेपरेट, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम बात करें हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल, ये एक अलग एरिया है, इसमें कितने लोग शामिल होंगे, क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह भी शामिल होगा या नहीं होगा। देन मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस प्रोफेशनल, ये कुछ लीडिंग ग्रुप है, हमारे बीच बहुत सारे स्टूडेंट और फैकल्टी होंगे। तो लैब साइंसेज के क्योंकि एरिया बहुत सारे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, ब्लड बैंक, ये सब सेक्शन जितने भी हैं, प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ओरिजिनली दे आर फ्रॉम लैब साइंसेज, वो आगे जा करके मास्टर लाइफ साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, किसी में बायोकेमिस्ट्री में, किसी और एरिया में जो विच आर क्लोजली रिलेटेड विद लैब साइंसेज,
उनमें जा कर के कोई रिसर्च में गया, कोई टीचिंग में गया, कोई किसी ट्रेनिंग में गया, तो वो लोग भी इसका पार्ट होंगे। एंड उनको उन्होंने क्लासीफाई किया लाइफ साइंस प्रोफेशनल। बेसिकली दे आर मास्टर डिग्री होल्डर। तो ये जो लैब साइंसेज के डायरेक्टली जो एसोसिएट होंगे, जो क्लोजली एसोसिएट होंगे, वो आर डायरेक्टली वर्किंग प्रोफेशनल। जो लाइफ साइंस का ग्रुप है वो होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और कुछ अदर एरिया हैं रेलिवेंट, उनमें जो रिसर्च और का पार्ट है उनके लिए ही। तो देन एक ग्रुप है ट्रॉमा एंड बर्न केयर सर्जिकल एनेस्थेसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी। इस ग्रुप में आपके एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर के लोग हैं प्लस कुछ और लोग हैं, और इसमें ही आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग डायलिसिस का भी इसी में होगा ना, सॉरी मेडिकल टेक्नोलॉजी, दैट इज डिफरेंट ग्रुप। ओके, सो ये एक तरह से जैसे अब डायलिसिस इनके लिए इंपॉर्टेंट विंग है, लेकिन वो किसी 10 के किसी एक ग्रुप में वो किया है। तो ये 10 ग्रुप हैं, और इन 10 का मतलब हुआ ये 10 काउंसिल्स होंगी NCHPF में, और इन 10 काउंसिल्स का जो है अब इस फ्रेमवर्क को स्टेट में आपने अडॉप्ट करना है। तो स्टेट में भी जो अलाइड हेल्थ साइंस काउंसिल, जो भी अलाइड साइंसेज की काउंसिल होगी, उसमें भी ऐसा ही उनको एक फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा कि रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से तो हो पाएगा। तो ये अब ये जो हमने आपको पिक्चर दिखाई है, ये मेरे लिखे हुए नहीं, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है लॉ से, उसमें जो कैटेगरीज हैं ये देखिए आप। ये गजट ऑफ इंडिया का नोटिफाइड डॉक्यूमेंट जो हमारा एक्ट है, ये नोटिफाइड एक्ट है, और ये जो ग्रुप हमने अभी जो आपको मेंशन किए थे ये इसका पार्ट है। ये 28 मार्च 2021 को नोटिफाई हो गया था, आज की डेट में देश में नोटिफाइड लॉ है ये, और उसमें जो ग्रुप थे, अब आप देखिए ऊपर, आप यदि इसको देख पा रहे होंगे तो सीरियल नंबर के बाद है रिकग्नाइज कैटेगरी, दैट मीन्स द पर्सन, द प्रोफेशनल हु इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड अंडर पर्टिकुलर काउंसिल। ये उन्होंने उसकी कुछ डेफिनेशंस बताई हैं, कौन है लोग। उसके आगे किया अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को मेंशन किया, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। बहुत सारे एरिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैब साइंसिस है, अब उन्होंने लिख दिया साइटो टेक्नोलॉजिस्ट। हमने खूब समझाया डेलिब्रेशंस में, डिस्कशन में, लेकिन स्टिल ये इतना बड़ा इशू था जिसमें कुछ किसी को समझ में आया नहीं आया, बहुत साल लग गए, हमसे ज़्यादा जोर से लोगों ने समझाया होगा, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं और वो टाइम टू टाइम ठीक होंगी। जैसे साइटो टेक्नोलॉजिस्ट है, पूरे इंडिया में साइटो टेक्नोलॉजिस्ट 1-2 डिपार्टमेंट में आपको 10 पोस्ट भी पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगी। उनको किसने समझाया कि तुम साइटो टेक्नोलॉजिस्ट लिखो, लेकिन लिख दिया, अब कभी अमेंडमेंट होगा तो हट जाएगा। फिर इसके बाद है फोरेंसिक साइंस, ये पहले से एक अलग डिफाइन एरिया है। हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट, यदि हम ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट बनाएंगे तो लैब में आपके पास 25 तरह के टेक्नोलॉजिस्ट हो जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने इसको 56 बनाने के चक्कर में 56 का नंबर क्रिएट ऐसे हुआ। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली यदि हम इसको रियल वे से लीडरशिप के तौर पर स्टूडेंट थोड़ा बहुत समझ पाएँ तो हमें समझना होगा कि इतना डरने की बात नहीं कि 56 कैसे चलेंगे, कुछ नहीं है। यदि प्राइमरली यदि हम इसको डिस्कस करेंगे तो 10 से 15 कैटेगरीज निकल के आएंगी जो डोमिनेंस रखती हैं। अदरवाइज फिर होगा ऐसा कि 10 किसी स्ट्रीम के हैं, 20 किसी के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी, आप स्टूडेंट्स ने या किसी बाकी ने भी सुना है स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट, किसी को मालूम है? अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस काउंसिल में भी है, आपको मालूम होगा। जी जी बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो ये एज फार एज नंबर इज कंसर्न, ये स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट बहुत कम है। जैसे मैंने दिल्ली में पता किया। जी अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो जानकारी है शायद इफ जी, मैं बाहर की नहीं बात कर रहा था, इंडिया की अभी तो। जी जी, तो जी बीच बीच में फिर आप नहीं, जब तो ये जो है बहुत नंबर कम है इसका, और फिर भी लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 10 भी रहेंगे। दिल्ली में जैसे हैं, यदि एम्स और एक पटेल चेस्ट इन 2-4 को छोड़ूँ तो टोटली मिला के पूरी दिल्ली में 8-10 ही हैं, और पूरे इंडिया में जोड़ेंगे तो वो मुश्किल से 50 हो जाएंगे या 100 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन उनके लिए भी काउंसिल में जगह है, तो अच्छी बात है। यदि वो बेचारे 100 भी हैं, 10 भी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नाम एंटर होगा एंड दे विल बी कॉल्ड एज ए लाइसेंस प्रैक्टिशनर। तो स्लीप टेक्नोलॉजी जैसे इन्होंने बताया, वो ये जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, पूरी रात एक अलग उस मशीन से उसको आप मॉनिटर करते हो पेशेंट के रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को, और वो एक मॉनिटरिंग होती है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिया था आपको कि बहुत यूनिक एरिया है, बट हमें लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। यदि वो 56 आदमी, तो जरूर उनका कोई रोल भी रहा होगा 56 का, और यही हमारा प्रयास है इन कॉन्फ्रेंसिस से बताने का
कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस में आप जो है ना, ये जरूर निकाल दें अपने मन से, ये लड़ाई हेल्थ केयर में बहुत पहले से है कि जो जिस स्ट्रीम में जिस पोजीशन पे है वो कहता मैं ही हूँ, बस मेरे अलावा कुछ नहीं है। और इस ईगो इस ईगो के चलते पेशेंट का नुकसान होता है। पूरे आप सारे एक्सपीरियंस हैं, आप फेस भी करते होगे सब। तो उनमें क्या होता है, लैब है तो वो कहता है मेरी टेस्ट के बगैर, रिपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होगी। कोई और एरिया स्ट्रीम में है, रेडियोलॉजी वाला कहता है मेरे एक्सरे के, अरे भाई जरूर तो जिस दिन जिसकी होगी उसी की तो है ना। फ्रैक्चर हुआ उसी दिन तो एक्सरे की जरूरत होगी, लैब के टेस्ट की जिस दिन फिजियोथेरेपी की जरूरत है उस दिन मुझे आपके लैब वाले से क्या करना। तो इन सबका मिलाकर अल्टीमेट हेल्थ केयर का जो प्रमोशन है वो तो तब है जब सब लोग मिलकर पेशेंट के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में काम करें। और यदि इस ईगो के चलते, ये ईगो और लार्जर स्केल पे है मेडिकल फ्रेटर्निटी में, मुझे कोट नहीं करना था बट मैं बताता हूँ, हर एरिया में डोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि मैं इस फैकल्टी में हूँ तो मैं यहाँ की बात करूँगा, इसके आगे मुझे नहीं पता। स्टेट वे आंसर होता है। और यही हमारे लोगों में भी आ गई ये प्रॉब्लम। हमें भी लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट, मुझे पूछो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो ये इस तरह के फेस पेशेंट करते हैं लगातार इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो हमारा कोशिश है कम से कम हम 5-10 टीम तो मिल के सोचें कि नहीं, हम सब मिल के कुछ बेटर कर सकते हैं। और उसका एक ये बिल अपने आप में एक ऐसा टेम्पलेट डेवलप हो गया, आप मिले ना मिले देर सवेरे आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि 56 कैटेगरीज एक ही कानून में डिस्कस होंगी। कभी आप लड़ेंगे, कभी मिलेंगे, पर आपका गुजारा और कुछ नहीं है। आपका कानून एक है और उसका फ्रेमवर्क अब देश में एक ही आएगा। अब देश में ऐसा नहीं होगा कि जैसे मेडिकल कमीशन बन गया, नर्सिंग बन गई, वो आज से 60 साल पहले एस्टेब्लिश हो गए थे। अब तो आपको एक फ्रेमवर्क बना के सरकार ने कहा कि इन 56 में कानून एक ले आओ, डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट अलग बना दो। तो इस तरह का ये है, ये मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसमें एक कॉलम आपने देखा, इसको कोड लिखा है। अब हमने बार बार कहा कि ये क्यों आप इतने सारे नाम रख रहे हैं, क्या ज़रूरत है कंफ्यूज करने की। बहुत सारे डिस्कशन डिफरेंट लेवल पर हुए, बट आज सही नहीं है सब चीज़ें कहने का, क्योंकि कानून बन चुका है। हमने कहा कि ये इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमने मतलब हमारी एसोसिएशन का जो सबमिशन टाइम टू टाइम रहा है, पर बहुत सारे लेवल पर डेलिब्रेट्स होती हैं चीज़ें, और ये फाइनली बिल का हिस्सा, एक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। और अब ये हुआ कि इनमें से कुछ कैटेगरीज बहुत सुपरफिशियल हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, इसको कोड एंटर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इसको ओनली वी हैव डिसाइडेड द नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स, एंड ये 56 हो गई हैं। इसलिए हमने कहा देश में 56 तरह की कैटेगरीज है जिनकी काउंसिल ली है। तो फिर चेक किया इसको में क्यों, क्या प्रॉब्लम थी, और इसको को कौन फॉलो करता है, और इसको है क्या। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको शायद स्किप करते हैं क्योंकि स्टूडेंट के लेवल थोड़ा सा अब ये मुश्किल होता चला जाएगा। इसको, ये एक रीज़न था, जस्ट इतना मैं आपको शेयर करूं कि ये रीज़न था, उन्होंने इनको 56 कैटेगरीज बना दिया। कि इसको मैं लिखा है, इसको इज इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। और ये होता क्या है, बेसिकली जो ILO है उसने लेबल्स के डिफरेंट ग्रुप्स के एज पर देयर ऑक्यूपेशन कुछ नोमेनक्लेचर के क्लासिफिकेशन किया हुआ है, दैट इज इसको। अब वो हेल्थ WHO का भी नहीं है, वो ILO का वर्ल्ड लेवल का एक क्लासिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट है, इसको 008। अब उसको बेस करके इन्होंने जो है इसमें उन्होंने कहा ये झगड़ा करेंगे, इससे अच्छा हम कह देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसको वी हैव डिसाइडेड द नोमेनक्लेचर ऑफ कैटेगरीज। फिर एक नई इशू क्रिएट हुआ कि हु इज अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, एक नई क्लास उसमें भी डेवलप कर दी। ये जस्ट ईगो को सेटिस्फाई करने का इशू होता है जब हम ये बात कहते हैं कि इसमें भी दो करो, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है। तो हमने कहा कि नहीं, अब जब डिस्कस ही कर रहे हैं इतने दिन से, तो अब पैरामेडिक्स हट गया, अब अलाइड हेल्थ साइंसेज ही ठीक रहेगा। नहीं हो पाई, चीज़ें बहुत सारी नहीं मानी जाती हैं। तो अब अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन हो गया। अब नया सवाल आएगा कि कौन अलाइड है और कौन हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। ये एक अलग डिबेट शुरू हुआ। ये सारे डिबेट हम सबके लिए हैं, ये सारे डिबेट सरकारी मशीनरी के लिए जिनको इम्प्लीमेंट करना है। आप एक दिन बता कहेंगे अपनी अथॉरिटी को कि जी हम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, अगले दिन वो कहेगा कि ये तो कानून में तो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल लिखा है, ये कौन है। तो अभी आपको बहुत सारी जानकारियाँ अपने लेवल से समझनी है, जुटानी है, तब आप उस अथॉरिटी को कन्विंस कर पाएंगे, तब आप अपनी एसोसिएशन को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंबर्स को बता पाएंगे कि कानूनी बारीकियाँ बहुत हैं इम्प्लीमेंटेशन में, बट यदि हम मिल के समझ के चले तो इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होगा। अब ये कोड आपने देखा होगा, इन कोड के बेसिस पे तो क्लासीफाई कैटेगरीज। अभी मैंने एक बात आपको शेयर की थी कि इसमें भी दो क्लास आ गई, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर। ऐसा कुछ फर्क नहीं था प्रैक्टिकली, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो सारे ही हैं, उसमें क्या फ़र्क आ गया।
आपने मेडिकल डॉक्टर्स को अलग कर दिया, फिर उसके बाद जो बचे उनको तो आप अलाइड हेल्थ केयर रखने रहने दें या अलाइड रहने दें। पैरामेडिक्स ठीक है, हम भी नहीं एग्री करते थे, तो नहीं जी, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ना था, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, अलाइड हेल्थ केयर जी जी। तो अब इसका उन्होंने ये रीज़न दिया कि ये जो है हम ऐसे जस्टिफाई करती है, जो अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने इसको प्लान किया था, आगे इंट्रोड्यूस किया था, कि जी ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ जो उसका कोर्स के नंबर ऑफ आवर्स जो हैं, जिसको आजकल हम नए क्रेडिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जब टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो होती है, तो उसको हम कन्वर्ट करके डिसाइड किया है कि इतने नंबर ऑफ आवर्स के साथ जो कोर्स है उसको हम अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल में रखेंगे, और जो इसके बाद की कैटेगरीज हैं जो इतने नंबर ऑफ आवर्स से आगे होंगे वो हेल्थ केयर फ्यूचर में, अभी ये कुछ नहीं है, लेकिन यदि हम तो ये तो थे जस्ट टू शो यू कि ये अब ये इसको का था, मैंने आपको शेयर किया, ये डॉक्यूमेंट है, कभी आप खोल के इसको देख सकते हैं। दिस इज जस्ट ए टेम्पलेट, इसमें ज़्यादा गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं, हज़ारों प्रोफेशन है दुनिया के, वो सब कहीं ना कहीं कोडिंग दी हुई है जस्ट टू क्लासीफाई दम, पर इसको रेफर किया गया एक्ट कानून के अंदर। उन्होंने ये डेफिनेशंस थी जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सेक्शंस हैं एक्ट के जिनके अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को उन्होंने डिफाइन किया है, और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब इन्होंने क्या किया लास्ट में, यदि मैं पढ़ता हूँ, हु हैज ऑब्टेन एनी क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा और डिग्री अंडर दिस एक्ट द ड्यूरेशन ऑफ विच शैल नॉट बी लेस देन 2000 आवर स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years to 4 years डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक सेमेस्टर्स। तो 2000 आवर्स से नीचे की कोई भी क्वालिफिकेशन एक्ट में मेंशन नहीं है, मतलब 2000 घंटे से नीचे का कोई भी प्रोग्राम जो कि क्रेडिट आवर्स के रूप में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो 2 से 4 साल के बीच जो डिवाइडेड है डिफरेंट सेमेस्टर में, वो हम आपको उसको क्लासीफाई करेंगे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में। सब सेक्शन डी है सेक्शन 2 का NCHP एक्ट का, जिसके अंडर ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की डेफिनेशन है। ये सब चीज़ें आप कानूनी डिस्कस हो रही हैं, मेरे भाषण जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक इसको समझाने की कि कैसे हम समझ सकते हैं। इसलिए मैंने ये भी कोशिश की कि बहुत सिंपल हम किसी को रोड चलते को भी हम कोई बात समझाएं तो समझ आए। हो सकता है मैं ना समझा पाऊँ इतने इजीली, लेकिन लीगल मैटर है ये। हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, सब सेक्शन जे में उन्होंने कहा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन है, इनका द ड्यूरेशन ऑफ विच शैल नॉट बी लेस देन 3600 आवर्स, 3600 घंटे का मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, 3 साल से लेकर के 6 साल का, और डिफरेंट सेमेस्टर में डिवाइड हो। ये मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया मतलब उसकी ड्यूरेशन को लेके, उसके कंटेंट को लेकर के। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम आगे डिफाइन करेंगे, एक ही एरिया में दोनों चीज हो जाएंगी। इसके हिसाब से यदि हम समझना चाहें, फॉर एग्जांपल लैब है, यदि आपने एक पर्टिकुलर टाइम में आपने डिप्लोमा किया, उस टाइम पर आपको कहेंगे, थोड़े कंफ्यूजन तो है इसमें, कि सेम कैटेगरी में रहते हुए आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हो। अब 2000 आवर्स तक का जब मैं था, तो मतलब मेरा ड्यूरेशन था कोर्स का जो मैंने पढ़ा है, तो तब मैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल था। जैसे ही ड्यूरेशन टच किया 3600 आवर्स का, दैट मीन्स डिग्री किया आपने, डिग्री किया तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ चले गए। एक ये पार्ट है उनका क्राइटेरिया जो कि इसको क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने रखा है, और दैट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर। ये कानून है भी, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद, बट ये पहले पता होगा तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। मैंने एक जिक्र किया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कानून में इतनी पावर है कि ये आपको पर्टिकुलर सेक्शन मैंने हाईलाइट किया है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन का एक्ट में जो टाइटल लिखा है, और हमने कहीं क्लेम किया किसी जगह कि मैंने लैब चलाई हुई है, मैं ये हूँ, या मैंने रेडियोलॉजी सेंटर खोला हुआ है, और मैं किसी दूसरे की टेरिटरी में जाकर के टाइटल यूज़ करता हूँ, तो पनिशमेंट के प्रोविज़न है सेक्शन 56 और 57 में, और बहुत ज़बरदस्त है, जेल तक है इसमें। आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें डराने के लिए नहीं होती, लेकिन कानून का फ़ायदा ये होता है कि गलत काम करने वाले जेल जाएंगे और सही काम करेंगे तो रिकग्नाइज भी होंगे। तो ये था मिस यूज़ ऑफ टाइटल से रिलेटेड। बाकी कंट्रीज़ में जो है अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन थ्रू आउट का वर्ल्ड होगी। ये डेफिनेशन जब डेलिब्रेशन थे पिछले 10 ईयर से, तो ये चल रहा था कि हम ये अलाइड हेल्थ कहाँ से आया। अब आप कहेंगे पैरामेडिक्स में सर क्या बुराई थी बुराई बहुत सारी, पैरामेडिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी,
पैरामेडिक्स इतना आउटडेटेड और इतना मतलब एक तरह से आर्किक टर्मिनोलॉजी हो चुकी थी, लोग उसको बहुत अदरवाइज लेने लग गए थे। और हमारे लोगों को बेचारी ना समझी में वो अभी भी कहते हैं सर पैरामेडिक्स का तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो कोई पैरामेडिक्स नहीं। सर टेक्नीशियन का तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है। सुबह मैंने ठीक नहीं समझा क्योंकि मेरी टॉक सबसे पहले थी ओपनिंग में, नहीं तो मैंने कोशिश थी कि मुझे बाद में मौका होता तो मैं बाद में अथॉरिटीज़ को भी क्लियर करता कि ना तो यहाँ पे अब कोई पैरामेडिक्स है, ये सब अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है। आपकी गलतियाँ हैं कि आप अब उसको अडोप्ट नहीं कर पा रहे हो जल्दी से। आपकी काउंसिल का नाम बदलो जल्दी से। जिन लोगों ने अब तो कुछ कमी नहीं है, पहले तो हम मांग करते थे, पहले तो ये डिमांड होती थी, अब तो कानून है देश में। अब लोग, हम तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल लॉ ओनली वी आर आस्किंग यू टू चेंज योर नोमेनक्लेचर, तो इसलिए कानून है। और जो लोग प्राउडली कहते हैं जी पैरामेडिक्स का, तो वो खुद आदत चेंज करें। सुबह किसी हमारे डिग्नेटरीज ने बहुत अच्छे से कहा था कि पहले आप खुद को रिकग्नाइज करना शुरू करो, ये अंदर से आपको रिस्पेक्ट आए कि हम कुछ हैं सिस्टम में। हमारे वीआईपी जो चीफ गेस्ट साहब थे वही सही कह रहे थे, तो वो सही था पॉइंट कि हमारे ही लोगों को अभी कन्विंस करना ही मुश्किल हो रहा है। कि कई यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बुलाया, कहते हैं हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आओ। मैंने कहा नहीं, मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं सर आओ आगे। मैंने कहा कुछ बात मानी जाएंगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो बिजनेस इंटरेस्ट है। हाँ ज़रूर मानेंगे जी। मैंने कहा आप नाम बदल दो, हिम्मत दिखाओ, कोर्सेज के नाम चेंज करो। आपकी तो यूनिवर्सिटी, आपको कोई नहीं रोकता, आप नाम चेंज करो। साइन तो मैं भी करके जाऊंगा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में। आप इनके नाम चेंज करो, नया प्रोविजन, जैसे फॉर एग्जांपल BMLS है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम, आप स्टार्ट करो। आप छोड़ दो 3 ईयर को, आगे तो करो। पीछे जो भी हुआ मेरे सामने हाँ भी हुआ, उनको डर लगा स्टूडेंट नहीं आएंगे, उनको डर लगा हम अलग कैसे चलाएं। महीने बाद मेल कम्युनिकेशन आया, सर कहीं भी नहीं चल रहा है। मैंने कहा नहीं चल रहा है। फिर मैंने कहा PGI चंडीगढ़ चल रहा है, सर एक ही जगह चल रहा है। मैंने कहा फिर जिप मेर भी स्टार्ट हो गया। तो जिसको ये चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट, उनको एडमिशन करने होते हैं, उनको कहता है 3 साल में पास करो स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें जब आपकी अप्रूव हो चुकी हैं तो आपको इट्स योर ड्यूटी बिंग ए लीडर बिंग ए फैकल्टी टू कन्विंस योर अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज़ कि अब बहुत कुछ कानूनी रूप है। अब हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई एसोसिएशन की बात नहीं है, किसी कैडर का डिमांड नहीं हो सकता ये। अब ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो लोग कहते हैं कि पैरामेडिक्स क्या कहाँ लिखा है सर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, दे कैन रेफर टू द NCHP एक्ट, बहुत क्लियरली डेफिनेशन, कानूनी डेफिनेशन है, सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन है। वो अपनी अथॉरिटीज़ को कन्विंस करें कि देयर इज़ ए डिफाइंड डेफिनेशन एज पर लॉ। तो ये जो थे, रही बात इंटरनेशनल कंट्रीज़ की, बहुत ज़रूरत नहीं है जानने की, बट ये ज़रूर है कि इसका भी, क्योंकि ये बहुत पीछे पूरी दुनिया में ही अलाइड हेल्थ साइंसेज ने, मेडिकल टेक्नोलॉजी ने पिछले 3 डिकेड्स में 3-4 डिकेड्स में ग्रो ज़्यादा किया है। तो ऑफकोर्स हम उस रेस में बाद में आए हैं, तो हमारे डेवलपमेंट्स भी बाद में आएंगे, हमारे चैलेंजेस भी अब आएंगे। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। हम तो 60 साल से दुखी हैं, नहीं हम थे ही नहीं, हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के एरिया थे नहीं 60 ईयर बैक, तो इसलिए परेशान होने के लिए नहीं। अब जो स्ट्रीम आई है पिछले 20 ईयर बैक, उनका स्ट्रगल तो अभी शुरू होगा ना, और अब कानून आ गया, आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव साइड लेकर के आप चलें। बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने कानून में अलाइड हेल्थ साइंसेज के अलग अलग ग्रुप क्रिएट किए हैं। मैंने कुछ एग्जांपल आपको ये दिए हैं, ये करीब बहुत पुराने एग्जांपल है, ये 50-60 साल पहले की जो एसोसिएशन थी, उन्होंने इसको डेंटिस्ट्री को भी अपने अलाइड में डाला हुआ है वहाँ पे, लेकिन डेंटिस्ट्री यहाँ पे रिकग्नाइज फॉर्म है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए साइट नहीं हो सकते कि जिस दुनिया के उस देश में अलाइड हेल्थ बोलते हैं, इसमें हेल्थ केयर बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं, कई जगह उन्होंने, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे का 27 कैटेगरी का एक एक्ट है। अभी मलेशिया ने इनेक्टमेंट किया है, मलेशिया का भी कोई मेरे ख्याल से मोर देन 15 कंट्रीज़ का सिंगल एक्ट है। ऐसे जितने कंट्रीज, नेपाल छोटा सा देश, उनका कंबाइन एक्ट है। तो बहुत सारे कानून बने, सब देशों ने अपनी ज़रूरतों को देख के किया। हमने 56 कर दिए, अब हमसे दूसरे देश डरेंगे, वो कहेंगे 56 कौन से, पहले ढूंढ के लाओ। तो 56 कैटेगरीज का हमारा एक्ट है, उस हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने दुनिया की जो कैटेगरीज थी हमारे लोगों ने वो सब डाल दी कि जी इसको भी करेंगे। वो हाइप तो मिल गई प्रोग्राम को, लेकिन अब इंप्लीमेंट करना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि 56 पहले 10 को ही नहीं कर पा रहे थे, 4 को नहीं कर पा रहे थे, अब तो 56 है। बट अगेन देयर इज ए पॉजिटिव साइड। हम किस लिए हैं? हम बताएंगे अपनी अथॉरिटीज़ को, हम बताएंगे अपने फैकल्टी को, हम बताएंगे अपने स्टूडेंट को विच इज़ राइट विच इज़ रॉन्ग। और जब हम तय करेंगे अपने करियर पाथवे को, अपने प्रोफेशन के आगे के रोल को, तो ज़रूर चेंज आएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पहले से रेगुलेटेड, मैंने अभी डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया है, कितने सारे प्रोफेशन गवर्न है, बहुत लीडिंग प्रोफेशन छूटे हैं। मुझे एक बार एक वहाँ की फैकल्टी का वो जुड़े भी इसलिए क्योंकि गूगल किया, इंडिया में आई, कहती है जी हम पिछले 50 साल से स्ट्रगल कर रहे थे,
जिस दिन मैंने आपकी ये फोटो देखी, प्रोटेस्ट हमने कभी किया था सुबह मॉर्निंग में, तो उन्होंने कहीं कोई न्यूज़ किसी लेवल पर गूगल की होगी। इंडिया की फैकल्टी हैं, 35 साल से वहाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको लगा कि ये स्ट्रगल तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हैं। मैंने कहा मैडम हम तो यहाँ इसलिए एग्जाम्पल देते थे, दुनिया के दूसरे देशों में बहुत अच्छा होता है, हम ही दुखी हैं, हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेज को नहीं कोई पूछ रहा है। कहती हम तो लैब साइंसेज के लोग इतने दिन से, हमें बहुत इज्जत है, हम एक्रेडिटेशन में हैं, हम कोर्सेज को बनाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम को एक्रेडिट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट अगेन वो काम तो हमारी इज्जत है वहाँ, क्योंकि हम सारे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, बिंग एसोसिएशन हमसे पूछा जाता है, बट आज भी लाइसेंस तो नहीं हमारे पास, क्योंकि काउंसिल नहीं है, जो बन गई। तो ऐसे स्ट्रगल दुनिया भर में हैं और अपनी फ्रेटर्निटी के लिए सब करते हैं। तो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज का बिग प्लेटफॉर्म, अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म जो है, इसने काफ़ी चेंज लाए। बहुत सारे कंट्रीज हैं, इसमें टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे। नेपाल जैसा छोटा सा एग्जाम्पल दिया, सालों से इनके पास काउंसिल है, बट इन सब को कंपेयर इंडिया से नहीं कर सकती। इंडिया तो इन सबको मिला के अकेला है, तो इंडिया का अपना पोटेंशियल है, इसलिए इंडिया, मैं कभी ये नहीं देखता कि उसने ये किया उसने किया, हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे यहाँ था जी मेडिकल लैब का एक एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं मेडिकल टेक्नीशियन नहीं जी, ये नाम नहीं बदलेगा, टेक्नीशियन तो रट चुका है, खून में जा चुका है लोगों के, बिल्कुल कोई टेक्नीशियन से बाहर ही नहीं आना चाहता। और आज मैं आपसे प्राउड से कहता हूँ कि रोड मैप सेट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत डिबेट हुई, बहुत नाराजगियाँ झेली, और आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी अस्पताल में टेक्नीशियन नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिससे डेजिग्नेशन स्टार्ट होते हैं, और डिप्लोमा से अब तो शिफ्ट हो रहा है डिग्री की तरफ। डिप्लोमा एंट्री है अभी, लेकिन डिप्लोमा +2 एक्सपीरियंस है, और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, फिर टेक्निकल ऑफिसर है, फिर चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। ये सारे डेजिग्नेशन सरकारी सेंट्रल रूल हैं, पर स्टेट को बताते हैं तो उनको लगता है ये क्या ले है। इसका उदाहरण दे करके अब अच्छा क्या हो गया, रेडियोलॉजी में स्टार्ट हो गया स्ट्रगल। वो कहते हैं नहीं जी हो सकता है, रेडियोथेरेपी में हो गया, बहुत सारे एरिया हैं। इवन नर्सिस ने कहा जी ऑफिसर लैब में बना दिए, हमें भी बनाओ, तो नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। पीछे जब हमारा हुआ था लैब का, उसके बाद नर्सिंग का भी चेंज कर दिया उन्होंने। अब फार्मेसी के लोग कह रहे हैं हमें फार्मेसी ऑफिसर बनाओ जी, सुपरवाइजरी रोल में। तो ये चेंज आते हैं, और ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं चेंज नहीं होगा जी, इसमें तो कैसे बदलेगा आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे टेक्नीशियन क्योंकि वो बेचारे यहाँ इस दुनिया को जानते हैं ना। ऐसी हर इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है। देश के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वो अपनी बाउंड्री से बाहर आके डिस्कस नहीं करना चाहते। वो कहते हैं पीजीआई में तो ये चल रहा है, एम्स में तो ये चल रहा है। हमारा मन ऐसा है कि एम्स का नाम लेते ही तो हमने आंख बंद कर लेनी, एम्स में जो चल रहा है उससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। एम्स में तो इतना कुछ था, सही कह रहे थे सर, अच्छा वो अप्रिशिएट कर रहे थे, कुछ चीज़ें तो हमें भी पता है ना। तो ये सब जगह होता है, अच्छाई बुराइयाँ हर जगह होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बीइंग ए प्रोफेशन ये सब हम आते हैं। होगा क्या आगे, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या, ये शायद क्लोजिंग की साइड है। ये लाइसेंसिंग हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो सरकार का होगा, फर्स्ट कि लाइसेंस करना है लोगों को। जितने भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके बाहर प्रोफेशन में आएंगे, यदि मैंने प्रोफेशन में एंटर नहीं करना है तब मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है प्रोफेशन में। फॉर एग्जांपल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट का लेते हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ने ट्रेनिंग किया, बाद में उसने कहा मुझे नहीं करना, मेरा तो बिजनेस है मेरे घर में, तो आपको रजिस्ट्रेशन की आई डोंट थिंक एनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट प्रोफेशन। बट यदि आपने किसी भी तरह से बिजनेस रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रैक्टिस में जाना है तो रजिस्ट्रेशन विल बी ए मैंडेटरी, फर्स्ट टास्क होगा ये। और रजिस्ट्रेशन करे बगैर कुछ चलाया, कहीं काम किया, पहले तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिल भी गई और गलत करते पाए तो पनिश होगा एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। तो रजिस्ट्रेशन का अब इसमें चैलेंज क्या है, पॉसिबिलिटीज ये है, रजिस्ट्रेशन होगा, इज्जत बढ़ेगी, रिकग्निशन होगा, नौकरी बढ़ेगी, आपके सैलरी स्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि आप रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हो हेल्थ केयर में, आपकी कुछ अकाउंटेबिलिटीज लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन है। बट चैलेंज क्या होगा, लाइसेंस किस किस को करें। अभी तो बहुत तरह के लोग हैं, तो सरकारी मशीनरी को, स्टेट को, सेंटर को भी नहीं पता, अभी तो हमें नहीं पता, हमारी एसोसिएशन को नहीं पता, सरकारों को छोड़ो, सरकार में हम चीज़ को सरकार पे लाते हैं, हमारी लीडरशिप को नहीं पता। वो कहते हैं यार उसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये बहुत सारी एक्सरसाइज डिस्कशन करने की ज़रूरत होगी, डिटेल में जाने की ज़रूरत होगी, किन को प्रोस्पेक्टिवली कंसीडर किया जाए, किन क्वालिफिकेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली कंसीडर किया जाए, क्या क्राइटेरिया लिया जाए, कितने ड्यूरेशन का लिया जाए, किस ड्यूरेशन को किस
क्रेडिट आवर्स में काउंट करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स में, सिंपल आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कई जगह साल तो आपने 3 साल कर दी डिग्री डिप्लोमा, 4 कर दिया, लेकिन आप अप टू मार्क नहीं आपका करिकुलम। आप पढ़ा रहे हो जो 4 साल तक स्टूडेंट को घुमा रहे हो, लेकिन आपका कंटेंट रिवाइज नहीं हुआ, क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं उसको 4 साल, आपने 4 साल उसको बुलाया है। ठीक है, तो वो जो कंटेंट ऑफ कोर्सेज जो बनाया उसमें ये सब ध्यान रखा गया था। दो इट्स नॉट परफेक्ट करिकुला, मैं भी खुद कहता हूँ, आई वॉज पार्ट ऑफ सम ग्रुप्स, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हो सकती थी वो बेटर हुई है पहले से। इतने साल में कभी किसी ने प्लान नहीं किया होगा कि करिकुलम रिवाइज होने चाहिए इन एरिया के। जब से कोर्सेज आए हैं तो पीजीआई जैसे चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट में 25 साल से एक ही कोर्स चल रहा है, उसका कभी कंटेंट रिवाइज नहीं हुआ था। बट नाउ द कंटेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड, रिवाइज, रिवैम्प एज पर द प्रेजेंट करंट रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन किसका होगा, ये चैलेंज हम सब के लिए। क्योंकि हम तो कह देते हैं यार मैं नौकरी में हूँ, सरकारी वाले का तो हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया था। जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है फिर उससे पूछा जाएगा कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ क्या है, क्वालिफिकेशन का व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, वेदर इट दिस क्वालिफिकेशन इज रिकग्नाइज, किससे रिकग्नाइज, कौन कर रहा था, कितनी ड्यूरेशन थी, क्या पढ़ाया था, बहुत सारे सवाल है, वो किसका जवाब देगा। और पहले के लोग हैं, पहले से, फ्यूचर में जो आ रहे हैं, पैरेलली जो आ रहे हैं, अभी भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं बेलगाम तरीके से, क्योंकि कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने दबा के लोग कर रहे हैं कि फटाफट कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। और फिर होगा क्या, ये सब लोग लाइन में लगे होंगे कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाओ, और कुछ एसोसिएशन भी लाइन में खड़ी होंगी, वो कहेंगे हमारा मेंबर है रजिस्ट्रेशन करो, तो एसोसिएशन भी तो यही करेंगे ना। तो ये सब जो चीज़ें होने वाली हैं, ये एक चैलेंज है, बट अपॉर्चुनिटीज ये हैं, दे विल बी रिकग्नाइज इन सिस्टम। अकाउंटेबिलिटी हेल्थ केयर में ऑफ कोर्स पेशेंट सेफ्टी इंपॉर्टेंट एरिया है। पेशेंट को जिस दिन पता होगा कि इस आदमी को पकड़ा जा सकता है, ये लाइसेंस्ड है, टाइटल इज प्रोटेक्टेड, तो ही और सी विल फील मोर सिक्योर। मुझे पता है कि मैं मेरा जो नीचे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है हॉस्पिटल में जहाँ मैं जा रहा हूँ टेस्ट करवाने, ही इज़ ए क्वालिफाइड पर्सन, मेरा भरोसा बढ़ेगा, मुझे सिक्योरिटी आएगी कि यार ठीक आदमी सैंपल ले रहा है, टेस्ट तो ठीक आएंगे। यदि मुझे ये पता है कि यहाँ कोई भी काम कर लेता है, टेस्ट कोई भी लगा लेता है, तो पेशेंट ऑलवेज वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। तो पेशेंट सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें बेटर इंप्रूवमेंट आएगा। स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, ऑफ कोर्स ये प्रोमिनेंट इशू है कि एजुकेशन का सिनेरियो एंटायरली चेंज हो जाएगा जब लगाम होगी इंस्टीट्यूशन पे कि कोर्सेज को गवर्न करो, रेगुलेट करो, और कुछ गलतियां हैं तो उनको अंदर उनके इंस्टीट्यूट बंद करो। ये सारा कारोबार जो गलत तरीके से चलता है, जो लाखों स्टूडेंट को गलत राह पे लेके जा रहे हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं होगा बाद में, उनके लिए वो लगाम होंगे जो इनको हम रोक नहीं पा रहे थे। हमने बहुत लीगल कोशिश की कि इंस्टीट्यूट को रोको, पर सरकार कहती थी किसी लिए कैसे रोके, कोई कानून तो है नहीं। भाई पुलिस पकड़ने जाती तो पूछती है ना अंडर विच सेक्शन, किस किस प्रोविजन में आपको ये आपने गलत किया है, तो किसी के पास कुछ कहने को नहीं, वो कहता कोर्स चला रहा हूँ ना सर, सब तो चला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो इंप्रूव होने वाली है, जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम कर रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आपकी एंट्री डिफाइन होती है किसी प्रोफेशन की, जब हम एंट्री लेवल पे ये कहते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन ये है, नाउ ही इज़ ए रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल, तो सारी सर्विस कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी आती है। अब झगड़ा क्या होता है, एक ही इंस्टीट्यूट में एक डिग्री से आया, एक पोस्ट डिग्री से आया, एक डॉक्टरेट करके आया, एक डिप्लोमा आया, फिर उनके कभी वो मिलते नहीं हैं। वो कहते हैं वो क्वालिफाइड, वो नॉन क्वालिफाइड, खास तौर से बड़े बड़े संस्थानों में ये लड़ाइयाँ बड़ी हैं, ये क्वालिफाइड, ये वो अपने आप ही तय कर लेते हैं ये क्वालिफाइड, ये नॉन क्वालिफाइड, कोई सिस्टम उनके पास नहीं है। तो उसी का शिकार हमारे लोग भी हो जाते हैं। वो एक दूसरे से थोड़ा सा यूनाइट होने की बजाय, वो सेटल करने के बजाय इशू को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये जो इशू होंगे, इंटरपर्सनल इश्यूज होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के इश्यूज होते हैं, यूनिफॉर्मिटी के इश्यूज होते हैं, ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, उम्मीद ऐसी है इस कानून से। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोफेशनल एजुकेशन का, हेल्थ ऑफ कोर्स दिस इज अगेन ए पॉसिबिलिटी की सब कुछ। चैलेंजेस मैंने आपको शेयर कर दिया कि 50 से ज़्यादा जब कैडर्स को एक साथ रेगुलेट करेंगे बहुत चैलेंजिंग होगा। बहुत सारी सपोर्ट चाहिए कि स्टेक होल्डर्स की, कौन करेगा, कौन, ये डिपेंड करेगा स्टेक होल्डर्स की, एसोसिएशन पे, लीडर्स पे, आपके स्टूडेंट के एकेडमिक लीडर्स को, फैकल्टी पे, इंस्टीट्यूशंस पे, उनके स्टेक होल्डर पे, पॉलिसी मेकर्स पे, स्टेट अथॉरिटीज़ पे, ये सब लोग मिलकर कुछ चेंज ला सकते हैं। बट डरने की बात नहीं। आप लगता होगा ये तो इतने नाम गिना दिए, कोई कुछ, इतने लोग थोड़ा कभी कुछ करते हैं, तो करेंगे। जब कानून होता है सबको करना होता है, वो जब करेंगे। अब आ रही है नॉर्मल चिट्ठी, कम्युनिकेशन आते हैं अभी तो नॉर्मल, कि ये कानून बन गया है, इसको लागू किया जाए, इसमें ये लिखा था, इससे ये हो जाएगा। अब इनको जब
कभी ऐसी स्थिति बनती है, नहीं काबू में आती चीज़ें, तो ये लीगली जाएगा मैटर, और फिर उससे क्या होगा, कोर्ट पूछती है कि कानून का वायलेशन है, और जिसने किया उससे पूछा जाए, उसको बुलाया जाए, फिर सब कुछ लागू हो। तो ये प्रोसेस होगा। आप ऐसा डरे ना कि ये तो बहुत 60 साल में कानून बना है, अब आज इतना डेलिब्रेट लेक्चर दे रहे हैं, इसके अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, तो ये कब इम्प्लीमेंट होगा। होता है ऐसे, तो फिर ऐसे सोच लेंगे तो ये 60 साल जिन लोगों ने हमसे पहले सोचा होगा, यहाँ कुछ आ नहीं पाए। हमारे इसी IGMC के एक सर ने मुझे बताया था, शर्मा जी, इन लोगों ने 1973 या 76 के इसी IGMC में ही थी सर वो कॉन्फ्रेंस जो हर्षरूप जी ने की थी, जिसका जिक्र वो शायद 83 या कुछ इस आज से कोई 30 साल 35 साल पहले जिन लोगों ने ड्रीम लिया होगा कि काउंसिल बननी चाहिए, ये काउंसिल हिमाचल काउंसिल भी नहीं थी आपकी तब, इसी यहीं IGMC के ही थे वो हर्षरूप जी। अब शिमला से ही रहे होंगे, मुझे सौभाग्य रहा उनसे मिलने का। वो बताते थे सर, हमने गवर्नर को बुलाया था, उससे इसी तरह की एक मीटिंग करके उससे बुलवाया था कि काउंसिल होनी चाहिए हिमाचल में, तो वो अनफॉर्चुनेटली आज है नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन उनके एक साथी और भी थे यहीं के IGMC के, PGI से रहे हैं लोग, तो वो भी काफ़ी चीज़ें ये लोग, मैं शेयर करता हूँ इन लोगों से, तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने 40-50 साल पहले ऐसे सोचा होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में। अब तो 80 के हैं, हर्षरूप जी तो एक्सपायर हुए भी 8-10 साल हो गए, और ये शर्मा जी भी आई थिंक 70+ हैं। तो इन लोगों ने आज से 40 साल पहले 50 साल पहले सोचा था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। वो थोड़े होते थे, उनको कोई सुन नहीं पाते थे, लेकिन आज तो इतना नंबर है, इतना बिजनेस है, एजुकेशन का, स्टेक होल्डर का, एम्प्लॉयज़ का, बहुत तरह की इंडस्ट्री है, तो दबाव आएगा, इम्प्लीमेंट होगा। सबके इंटरेस्ट जब टकराते हैं, फिर लीगली फंसते हैं, और फिर कोर्ट में इंटरवेन करता है। आराम से होगा, अच्छा होगा, नहीं तो हम भी तो एसोसिएशन है, इम्प्लीमेंट दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। 50 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं, फिल्टर करके बात करेंगे तो 15 के आसपास हो जाएंगे, और जो लीडिंग ग्रुप हैं उसमें हमारे 5 तो पहले से ही रिकग्नाइज फॉर्म में है। वो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट क्वालिफिकेशन एक चैलेंज है, जो मैंने बताया, बहुत तरह के नाम से क्वालिफिकेशन चलती हैं, ये एक इशू है डेलिब्रेट करने का। रेगुलेटिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे एक ज़माना था जब यहाँ पे भी ऐसे रिक्रूट किए होंगे बिना क्वालिफिकेशन के, उनकी गलती नहीं है, उस सिस्टम ने जब एम्प्लॉय किया था। अब इस उम्र में जब वो रिटायरमेंट में उससे कहोगे कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ दिस रेगुलेटर, कैसे हो सकता है ऐसे? तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म, रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ न कुछ निकाला जाएगा, और पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसकी भी। सेटिंग यूनिफॉर्मिटी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी आएगी, सेटिंग जो ये भी एक चैलेंज होगा कि स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, उसके लिए बॉडी कुछ काउंसिल काम करें। प्रॉब्लम पता है क्या, हम ऐसे इसको इस तरीके से देख रहे हैं, जैसे अब हमारे कुछ साथी अब पूछते हैं, सर आप तो पिछले 10 साल पहले भी कहते थे काउंसिल बनेगी ना, सब ठीक हो जाएगा, तो वो काउंसिल तो बन गई, ठीक, तो अब भी कुछ नहीं हुआ। मुझे वो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे जो आते हैं ना, तो मैं, कुछ लोग हैं मुझे मिनिस्ट्री में इधर उधर जा, मैं उनको दुख हल्का करने के लिए कि देखो आपका कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, देखो ये भेज रहे हैं, तो वो भी फिर क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेस है, चीज़ें इंप्रूव होगी, कानून है, अब इस फेस में फिर हमें चैलेंज से गुजरना होगा। तो ये चैलेंजेस हैं कि जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होंगे, अब और ख़राब स्थिति है। अब एक तरफ कानून रखा है, लॉ है हमारे पास, सेंट्रल लॉ है, दूसरी तरफ फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। जितना फास्ट ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, जितना क्लैरिटी से होगा, उतने जल्दी ये इशू सेटल होंगे, बट स्टिल नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स तो हमें चैलेंजिंग सिचुएशन में रहना होगा। दिस इज ए इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। जॉब रोल एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, किसी को कुछ नहीं पता है, करके मैं करूँगा क्या, जहाँ नौकरी मिलेगी, जैसा एम्प्लॉयर कहेगा वही करूँगा, यही तो हम सोच के चलते हैं कि इसके आगे तो एम्स का, मुझे मालूम है पिछले कॉन्फ्रेंस में किसी ने पीछे से उठ के कहा, सर मैंने लैब का कोर्स किया था, मुझे ECG में लगाया हुआ है। स्टूडेंट थी ना, स्टूडेंट के बाद वहीं से रहेंगे, मतलब न्यू कमर थे वो, फ्रेशर ज्वाइन वहीं, तो बात बिल्कुल वैलिड थी, सर आप क्या करेंगे हमारे लिए, ये भी बात सही थी। लेकिन इसके लिए लोकली लेवल पे आपको ऐसा एनवायरनमेंट करना है, ऐसे आपको अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना है कि कम से कम इतना तो मत करो कि आपने क्लास 4 एम्प्लॉय, थोड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसे थोड़ा हायर किया, आपने एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्डर को अपॉइंट किया है, एंड देयर शुड बी स्कोप, डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क। तो ये भी डिफाइन होगा काउंसिल के अंडर, बट इसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कैसे? अभी हम एक ही एरिया में बहुत तरह के लोग काम कर रहे हैं। लैब से समझ लेते हैं, रेडियोथेरेपी में जल्दी समझ में आ जाएगा, रेडियोलॉजी में तो मुझे नहीं ध्यान है। लैब में है, टेस्ट लगाते हैं, रूरल हेल्थ सिस्टम में लेबोरेटरी चलती हैं, लैब को एक टेक्निकल स्टाफ मैनेज करता है पूरा। हायर लेवल पे जाते हैं ऐसे कॉलेजेस में, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन हमारे सेंट्रल और जो वहाँ पे बड़े बड़े पूरी हियार की 22 फैकल्टी हैं, वो कहते हैं अरे
उनका तो अभी भी आप माइंड सेट है टेक्नीशियन करेगा, नहीं टेक्नीशियन नहीं कर, मतलब लंबी हायरार्की है, उनको लगता है ये साइन तो ये कर ही नहीं सकते। तो उनसे कहो काम तो ये कर रहे हैं, साइन किसके करवाओगे, तुम सुपरवाइज करो। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये एग्जाम्पल हैं, किसी को क्रिटिसाइज और अप्रिशिएट करने का इशू नहीं है, ये एग्जाम्पल हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। स्कोप है, मैंने कोर्स पास किया, डिग्री किया, मास्टर किया, पीएचडी किया, यहाँ हमारे पास पीएचडी बहुत सारे बैठे हैं, पीएचडी करके भी तो उनको ये सर्टिफाई करना पड़ा कि मैं यू आर नॉट सपोज टू साइन एनी लैब रिपोर्ट। फिर काहे की इतनी पढ़ाई, कितने दिन से आपने डिग्री कराई, मास्टर कराया, पीएचडी कराई, मैंने पढ़ाया, इनके पढ़े हुए स्टूडेंट आगे फैकल्टी बन गए, प्रोफेसर बन गए, अब आप उनसे उसके टीचर से पूछ रहे हो यू आर नॉट सपोज टू साइन एनी लैब रिपोर्ट। सारी जिंदगी तो वही पढ़ा। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी तरफ एक मेडिकल फ्रंट एंड में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, माइंडसेट की इश्यूज हैं, वो कहते हैं ये काम तो हमारा है, जबकि ना तो इनका काम पूरा है, ना उनका काम पूरा है, ना किसी और का है। इन सब का एक लेवल है, एक डिफाइन स्कोप है, कहाँ कौन कितना काम करेगा, वो बहुत क्लियरली कई सारे एक्ट में डिफाइन है। यूके वगैरह में जो हमारे कुछ मेंबर्स और सब जो हैं कलीग्स, वो बताते हैं कि मैं अपने एरिया में काम करता हूँ, मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो माइंडसेट चेंज हो चुका है। तो उसको यहाँ चेंज होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, और इस वजह से जब माइंडसेट चेंज हो जाएगा तब वो समझ जाएंगे कि ये काम इसका और ये मेरा, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसने टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाएगा तो रिपोर्ट पे तो इनिशियल साइन करेगा ही ना, टेस्ट किया है, रेडियोथेरेपी किया है, मशीन तो ऑपरेट वो कर रहे हैं। बाहर से आके किसी के साइन कराओगे, क्या सेंस है। तो कानून आपको ये मान्यता देगा, ये लाइसेंस देगा कि आप जब कोई काम करेंगे तो कानूनी रूप से साइन करेंगे, इनके कहने और सुनने से कोई मना नहीं करेगा। अभी तो कह देते हैं आप क्यों साइन कर रहे हो, तो फिर कानून कहेगा कि जिसने ये काम किया वो साइन करेगा, ही इज़ ए लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर। ये कुछ चैलेंजेस थे और मैंने इसको आपको बता दिया, और आई थिंक इस लेवल पे बहुत डेलिब्रेट और नहीं डिस्कस करेंगे। ये एक सेकंड इशू है कि इसको की ज़रूरत क्या है, या किस कंट्रीज़ में कुछ। हमने एक यूट्यूब पे ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया था, बट टेक्नोलॉजिकली आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो वो चल नहीं पाया। उसमें एक यूट्यूब चैनल पे भी हमने एक वीडियो शेयर की थी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के तुरंत बाद, कि एएचपीज कौन है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ क्या क्या हैं, इसको क्लासिफिकेशन क्या है। एक एएचपीज न्यूज़ करके कुछ स्टार्ट किया था, बट वो आगे नहीं चल पाया, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी, टाइम चाहिए था, वीडियो बना करके डालना सिर्फ नहीं था। तो ये चीज़ कोशिश करेंगे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें या उसको ही रिवाइव करें। आज मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं चलाई आपके लिए। तो ऐसा हम चाहते हैं कि जैसे आप 1 घंटा लगाया, आप अपनी मर्जी से उसको यूट्यूब पर गूगल करके या कहीं पर देख सकें, ताकि जल्दी से जल्दी, कम से कम स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं कर सकते, इतना कुछ समझेंगे, वो पढ़ाई भी करनी है उनको तो, लेकिन जो लीडरशिप है, जो फैकल्टी हैं, जो रिसर्च में, जो टीचिंग में, जो ट्रेनिंग में, जो हमारे यहाँ की लीडरशिप में एसोसिएशनों की, उनको तो कम से कम ये सब जानना ही होगा। और फिर फाइनली जो मैंने कहा था कि हम कोशिश भी करते हैं थ्रू आवर नेशनल एसोसिएशन कि इस तरह का कोई फ्यूचर का पॉसिबिलिटीज़ और पिक्चर हेल्थ केयर का होना चाहिए, कि पेशेंट बैठा है, उसकी सपोर्ट के लिए पूरी हेल्थ केयर टीम है, एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट ही और शी विल डिसाइड कि मुझे इसकी ज़रूरत है, एंड आई विल नीड द सर्विसेज फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव वी आर सीकिंग फ्रॉम आवर टीम हेल्थ केयर अलाइड हेल्थ साइंसेज। सो थैंक यू। और फाइनली मैंने काफ़ी सारा टाइम लिया, मुझे नहीं पता मैं कितना आपसे इंटरेक्ट कर पाया, डिस्कस करा। अब ज़रूर 5 मिनट 10 मिनट हम कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 साइडेड कम्युनिकेशन था अभी तक। आपने कितना समझा, आपके लिए कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, हमारे लीडर्स की तरफ से, तो कम से कम इस एरिया में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू।